नमस्कार साथियों, आप सभी का नानो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज अपने पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण और उपचयन अपचयन। इससे पहले अपने 1 नंबर वीडियो कर लिया था और आज का जो वीडियो रहेगा सेकंड नंबर वीडियो है। तो बचा हुआ पार्ट है आज कर लेंगे। और इससे पहले मैंने 14 नंबर वीडियो में करवा दिया था। आज का वीडियो है 15 नंबर वीडियो है। तो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी, लगातार आपको वीडियो मिल रहे हैं। और इसके साथ ही जल्द ही क्वेश्चन इस प्रकार एग्जाम में बनते हैं, क्वेश्चनों की भी एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। साथ साथ में जितने भी चैप्टर चलेंगे सभी की अलग अलग क्वेश्चन वाइज वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छी से तैयारी हो। यानी कि हमारा जो टारगेट रहेगा साइंस के और मैथ के अंदर 30 में से 30% आपके हर हाल में सही हो। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, साथ साथ में चर्चा कर भी रहे हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, उपचयन और अपचयन। ठीक है, इसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें इसमें देखिएगा योगात्मक और संयोजन अभिक्रिया। यहाँ ये कर लिया आपने, वियोजन कर लिया, विस्थापन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनते हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए। आपको केवल क्या याद रखना है, तत्वों की क्रियाशीलता का क्रम याद रखना होगा, वहां से ये हो जाएगा। अब अपने पढ़ेंगे आज मंद एवं तीव्र तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया ये क्या है, और उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, रेडॉक्स अभिक्रिया जहाँ से मोस्टली प्रश्न बनते हैं। और दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव है, यहाँ से भी प्रश्न नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। तो इन सभी की चर्चा अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। इसमें देखिएगा पहली है मंद एवं तीव्र अभिक्रिया क्या होती है। इसमें देखिएगा तीव्र अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएं जो अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती है। सामान्यतः ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं होती है, जो बहुत ही तेज गति से होती है। ये इनको क्या बोलते हैं, आयनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ये प्रबल अम्ल है, वो प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया होती है, 10 सेकंड में ही पूरी हो जाती है। यहाँ से आपको क्या याद रखना है, हालांकि ये इक्वेशन दे रखी है, ये लगभग अलग अलग पार्ट में आपको मिल जाएगी। जैसे ये सेम की सेम उदासीकरण में मिल जाएगी। अगर आपसे ऐसा पूछ भी लिया जाए कि निम्न में से एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपको वहां पर क्या देखना है कि किस अभिक्रिया में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया हो रही है, वो ही क्या होगी, तीव्र अभिक्रिया होगी। जैसे यहाँ पर अगर दे दे कि निम्न में से तीव्र अभिक्रिया एक, ये दे रखा है आपको एक ऑप्शन में अन्योच, तुरंत पहचान लेना। अन्योच क्या होता है, एक प्रबल क्षार होता है, और अक्षल क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। इनकी क्रिया करवाते तो क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। एक उदासीकरण की भी अभिक्रिया ये, और साथ में तीव्र अभिक्रिया भी है। ठीक है, इस प्रकार याद रखो। नेक्स्ट देखो सिल्वर नाइट्रेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया है, इनको इनकी अभिक्रिया करवाती है। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया होती है। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया करवाई जाती है तो निम्न में से स्वेद अक्षेप के रूप में क्या प्राप्त होता है। अब आपको ये पता होगा कि इनकी क्रिया करवाती है, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है स्वेद अक्षेप के रूप में। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न आपके बन सकता है। सोडियम और जल की क्रिया है, सोडियम मने है और जल की क्रिया कराते तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बनता है। ये भी एक क्या है, तीव्र अभिक्रिया है, या कुछ सेकंड में ही पूरी हो जाती है। इन दो एग्जांपल को आप अच्छी तरह से याद रखना। सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया, इसमें स्वेद अक्षेप के रूप में सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा, और ये एक क्या होगी, इसमें लवण और जल का निर्माण होता है। ये उदासीनीकरण वहां पर भी आएगा, और ये तीव्र अभिक्रिया भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें मंद अभिक्रिया क्या होती है। मंद अभिक्रिया यानी कि मंद मंद गति से होगी, धीरे धीरे संपन्न होंगी। सबसे मोस्टली एग्जाम्पल इसमें ये आता है, मंद रासायनिक अभिक्रिया का उत्तम उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण ये आएगा, जंग लगना। जंग लगना निम्न में से किस प्रकार की क्रिया है, तो आप क्या कहोगे, ये क्रिया है जो एक मंद अभिक्रिया है, बहुत ही धीमी गति से होती है, कुछ सालों तक ये कुछ महीनों कुछ सालों तक ये चलती रहती है। कई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनको पूरा होने में घंटे, दिन या साल तक लग जाते हैं। इन्हें मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, याद रखना, मोस्टली ये पूछेगा आपसे कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया आप क्या बोलोगे, मंद अभिक्रिया है। तो कई वर्षों तक चलती रहती है। कि पूरी पूरी इक्वेशन को रट लो यहाँ से, 4 Fe आयरन है, ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे 3 अणु है, और 6 अणु जल के हैं, तो क्या निर्माण होता है, 6FeOH3। क्या ये क्या हो गया, एक जंग का फॉर्मूला हो गया, जंग का सूत्र हो गया। यहाँ से भी पूछता है कि निम्न में से जंग का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होगा,
4FeOH3, ठीक है। या इसका क्या बन सकता है, 4 के 12 का बन सकता है 4Fe का लिखते हैं Fe4O3, ठीक है। H2 12 H2 12 Fe2O3, ये क्या होता है Fe, हाँ, Fe2O3, ठीक है। इस प्रकार ये बन सकता है, जल का सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लवण और जल का निर्माण करेंगे जहां भी, वहां पर क्या होगी, उदासीनीकरण की क्रिया हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया में होता क्या है। इस अभिक्रिया में अम्ल की H+ और आयन और क्षार OH आयन मिलकर क्या करते हैं, पानी का निर्माण करते हैं, और इससे अभिक्रिया का प्रभाव उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है, और क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। चलिए, एसिड और बेस क्या मिलाएंगे, साल्ट और पानी का निर्माण करेंगे। अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उदासीनीकरण, वही आगे अभिक्रिया देखो, परबल अमर है, परबल क्षार है, इसमें तीव्र अभिक्रिया बढ़ा था, इसमें भी ये आ गई है, यानी कि ये क्रिया, ये अभिक्रियाएं जो होती हैं एक दूसरे में आ जाती है। तो क्या नमक है, NaCl हो गया, और जल जल का निर्माण हो गया, तो ये एक अभिक्रिया होगी, एक तीव्र अभिक्रिया भी है, और क्या होगी, उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर जल और पोटेशियम सल्फेट का निर्माण होगा, ठीक है। ये होता किस प्रकार है, जल के आपको आयन के रूप में याद रखने होते हैं। जैसे H2SO4 है, देखो H2SO4 किस प्रकार बना है, इस सूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, H+ अपने को तो आयन के रूप में ये लिखते हैं, SO4 है, आयन के रूप में ये होता है। आयन के रूप में जो आयन वाला चैप्टर करवाया था मैंने, वहां से ये सब बता रखे हैं, ये आयन के रूप में किस प्रकार लिखते हैं। तो जब जुड़ते हैं ये H+ एक आ गया, इसका इसका कितना 2 आ गया, ये अपोजिट की तरफ चले जाते हैं, 2 इसके तरफ चले गए और एक SO4 की तरफ चले गया, तो ये बन गया H2SO4, ये फॉर्मूला का निर्माण हो गया इस प्रकार। ये भी आपको पता होना चाहिए जोड़ तोड़ के, ताकि आगे वाला फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। H2SO4 है, यहाँ पर 2K को क्या लिखते हैं, K+ के रूप में, OH- के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार K+ में लिखते हैं, SO4- का 2 आता है, यहाँ पर इसके साथ 2 आ गए, इस प्रकार ये इस प्रकार बनाने हैं, इसी प्रकार ये इसी का निर्माण हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना आप। चलिए, अब देखिए यहाँ से प्रश्न किस प्रकार बनेगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराती है, तो इस विलयन क्या पीएच की वैल्यू कितनी होगी। अब आपको पता है कि प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, इन दोनों की क्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा एक तरफ से, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाई, तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण हो गया, तो इसकी आपको पीएच पूछ ले तो पीएच की वैल्यू कितनी होगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि ये उदासीन हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि एक प्रबल अम्ल है, एक दुर्बल क्षार है, इस अभिक्रिया कराते तो विलयन की पीएच की वैल्यू कितनी होगी, पीएच की वैल्यू कितनी होगी। अब प्रबल इसमें क्या है, प्रबल इसमें अम्ल है, तो ज्यादा इसमें प्रभाव किसका रहेगा, अम्ल का रहेगा। तो अम्ल क्या होता है, पीएच की वैल्यू 7 से कितनी होती है, कम होती है इसकी, तो 7 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार इनको याद रख लेना। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये क्या अम्ल है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दुर्बल क्षार है, ठीक है। इनको साथ में इनके एग्जाम्पल भी याद रखना कि कौन कौन से प्रबल अम्ल है, कौन कौन से दुर्बल क्षार है। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से एक प्रबल क्षार का उदाहरण है, निम्न में से एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना होगा। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड प्रबल अम्ल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है,
दुर्बल क्षार है, तो इनको क्रिया करवाने पर क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है और जल का निर्माण होता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि एक प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है, इनकी क्रिया करवाते हैं तो इनके जो विलयन का निर्माण होता है उसका पीएच की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे कि प्रभाव किसका ज्यादा, प्रभाव वही प्रबल अम्ल का, प्रबल क्षार का है, तो क्षार की जो पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 7 से ज्यादा होती है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, 7 से अधिक हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार याद रखेंगे। एसिटिक एसिड है, ठीक है, प्रबल क्षार अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल है, और NH प्रबल क्षार है, यहाँ रखना। ठीक है, इनकी क्रिया कराते हैं क्या बनता है, CH3COOH और जल का निर्माण होता है। अगर यहां से देखो दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल है, ये पूछ ले, ये आपको कहीं नहीं बुक में नहीं मिलने वाला। जब अभिक्रिया करवाते हैं तो पीएच की स्थिति के, पीएच की वैल्यू है स्थिति के आधार पर बदलती रहती है, इसकी कोई फिक्स नहीं रहती, याद रखना। आपसे ये पूछ ले कि दुर्बल क्षार है और दुर्बल भी अम्ल है, इन दोनों की क्रिया करवा भी, इनकी क्रिया करवाने इस पर क्या बनेगा, तो पीएच की वैल्यू कितनी होगी, कोई निश्चित नहीं होगी, स्थिति के अनुसार बदलती रहती है इसकी। ठीक है, याद रखना। जैसे एसिटिक एसिड है और दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनकी क्रिया कराते हैं तो, ठीक है, अमोनियम इस प्रकार ये निर्माण होता है। ठीक है, अमोनियम एसिटेट और जल का निर्माण होता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रबल अम्ल क्या होते हैं। देखो, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, जो पूर्णतः घुल गए वो क्या हो जाएंगे, प्रबल अम्ल हो गए। इनको याद कर लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल है एक प्रबल अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एक प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है एक प्रबल अम्ल है, HNO3 एग्जाम्पल दे रखे, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, आपसे प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से। सभी खनिज प्रबल अम्ल होते हैं, याद रखना, मोस्ट लगा लेना इनको कि प्रबल अम्ल जो खनिज होते हैं, जो सारे के सारे खनिज होगी प्रबल अम्ल के अंदर आएंगे, जितने भी खनिज है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, और दुर्बल अम्ल की बात करें तो एसिटिक एसिड है या कार्बोनिक एसिड है, ये क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, सिरके का, या आप बोल सकते हैं एसिटिक एसिड का। और कार्बोनिक एसिड भी एक दुर्बल अम्ल है। जब आपसे पूछ ले कि प्रबल क्षार क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सबसे प्रबल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये क्या है, प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। दुर्बल क्षार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH2, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गए, दुर्बल क्षार हो गए। इनके एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके। अब देखिए उदासीनीकरण के उपयोग क्या होते हैं। पेट की अम्लता का उपचार करने के लिए एंटासिड जैसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट में अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देते हैं। याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड है का उपयोग क्या करते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए करते हैं। इसके अलावा मिट्टी की अम्लता का सुधार करने के लिए, प्रश्न पिछली बार आया था कि मिट्टी की अम्लीय मिट्टी होगी, उसको सुधार करने के लिए क्या मिलाएंगे, तो उसको सुधार करने के लिए क्या मिलाएंगे, चूना मिलाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे अम्लीय मिट्टी को, यानी कि भुजा हुआ चूना, क्या बनाएंगे, CaOH2, भुजा हुआ चूना CaOH2, ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। भुजा हुआ चूना क्या होता है, भुजा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, याद रखना, पिछली बार प्रश्न आया था। ठीक है, इस प्रकार के ही प्रश्न बनती है आपके, मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीय मिट्टी को उदासीन करते हैं। अपशिष्ट जल का उपचार करने के लिए औद्योगिक अपशिष्ट में मौजूद अम्ल या क्षार को उदासीन करने के लिए, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। दैनिक जीवन में देखो, मधुमक्खी के डंक है जो अम्लीय होता है, जब मधुमक्खी डंक मारती है तो, ठीक है, इसमें दर्द बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि अम्लीय प्रकृति का होता है। और बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा है, अगर जब भी आपकी मधुमक्खी डंक मार दे तो आप क्या करो, बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा है वहां से उसकी मालिश कर लो, तो उसका प्रभाव क्या हुआ, खत्म हो जाएगा। याद रखना, बेकिंग सोडा मधुमक्खी कभी डंक मार दे तो वहां से लगा लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्षारीय होता है तो तुरंत ही इसकी आराम आ जाता है। चिंटी की डंक, चिंटी ने आपको डंक मारा हुआ कभी, चिंटी यानी कि मकोड़ा होता है ना ब्लैक कलर का, उसने डंक मारती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो क्योंकि क्षारीय होते हैं, किस प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का होता है।
और सिरका जो अम्लीय होता है ये उपचारित किया जाता है। सिरका जो है अचार में डाला जाता है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए यूज करते हैं। वो अगर थोड़ा सा डालकर मालिश कर दे तो चींटी के डंक को, वहाँ से प्रभाव को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक है, ये याद रखना, दैनिक जीवन में इस प्रकार के भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। ये अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में होती है। यहाँ से प्रश्न आपके उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, इनमें आपको भेद करना पूछ सकता है कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, कौन निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। इस प्रकार के आपसे पूछ सकता है, या कोई समीकरण दे देगा, निम्न में से बताइए कि ये उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, ये आपको पहचानना होगा। इस प्रकार के नॉर्मली प्रश्न बन सकते हैं आपके। इन अभिक्रियाओं में धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता कम होती है और उत्पादों की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस लाइन को याद कर लेना, अभिकारक होंगे उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि अभिकारकों से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, तो उत्पादों की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे देखो, सोडियम और जल की क्रिया, सोडियम है और जल है, इसकी क्रिया करवाते तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। एक तीर का भी निशान याद रखना, तीर का निशान एक तरफ होगा इसमें। इसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में दहन करना, जलाना किसी भी चीज को, जैसे मेथेन गैस है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनेगी। ठीक है, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। सिंगल उपयोग वाली विस्फोटक अभिक्रिया है, जैसे एक बार विस्फोट होने के बाद प्रतिक्रिया को उल्टा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का भी एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि एक बार जो विस्फोट हो गई दोबारा उसको नहीं बनाया जा सकता, दोबारा उसकी सेम प्रक्रिया में नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, याद रखना। भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया में आपने पढ़ा था, वही चीज है। देखो, यह अभिक्रिया केवल एक दिशा में होती है, याद रखना। यह पूर्णता तक जाती है, साम्यावस्था विस्थापित नहीं करती। इसमें कोई साम्यावस्था नहीं आती जब तक इसमें अभिकारक हैं, अभिकारकों से उत्पाद बनते जाएंगे, बनता जाएगा, जब तक इसे कंप्लीट नहीं होगी। इसमें कोई साम्यावस्था नहीं आती है। उत्पाद स्थायी रूप में बने रहते हैं। इसमें जो अभिकारक है, अभिकारकों से अगर उत्पाद बनाएंगे तो वो स्थायी रूप से बने रहेंगे, फिर दोबारा उत्पादों से अभिकारक नहीं बनाए जा सकते। इतना याद रखना इसमें, इसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में। अब देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी क्या करते हैं, अभिक्रिया करके विकारकों का निर्माण करते हैं। यानी कि ये अभिक्रिया क्या होती है, दोनों तरफ चलती रहती है। विकारकों से उत्पाद बना, उत्पाद से अभिकारक, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक, इस प्रकार की अभिक्रिया चलती रहती है, यानी कि दोनों तरफ होगी। कौन सी क्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, याद रखना। इन अभिक्रियाओं में कभी भी अभिकारकों की मात्रा शून्य नहीं होती है, ये भी लाइन याद रखना। अभिकारकों में कारकों की मात्रा शून्य नहीं होती है, इसकी तुलना में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की तुलना में, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है उसमें अभिकारकों से उत्पाद बनेंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसा समय आएगा जब में अभिकारक शून्य हो जाएंगे, केवल उत्पाद उत्पाद बचेगा। परंतु उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है। जैसे अमोनियम संश्लेषण, मोस्ट ये एक आप एग्जाम्पल लगा सकते हो किसमें, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का। और साथ में इसमें याद रखना, अमोनिया का संश्लेषण किस प्रोसेस क्या है, हेबर विधि से किया जाता है, ये भी याद रखना। हेबर विधि से अमोनिया का संश्लेषण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो हेबर विधि से किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, ये कई बार पूछा हुआ है। क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्या करवाते हैं, तो क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है, फिर अमोनिया से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बन जाती है। ये देखो यहाँ पर तीर का निशान इस प्रकार की अभिक्रिया में दोनों तरफ मिलेगा, या तो इस प्रकार मिल सकता है, या आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार मिल सकता है, या दोनों तरफ दे दिया होगा, या इस प्रकार दे सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। जहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का बनाते हैं, और लेकिन NH3 यानी कि अमोनिया भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूट सकता है।
कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बीच संतुलन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी के बीच में क्रिया कराते हैं, क्या बनता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। इस प्रकार हाइड्रोजन कार्बोनेट से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता रहता है, तो ये क्या होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अमोनियम सल्फेट याद रखना हेब्री विधि से होता है, हेब्री विधि से। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब देखिए, उत्पाद और अभिकारक दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। यह संतुलन बाहरी परिस्थितियों में जैसे तापमान है, दाब पर निर्भर करता है। इतना तापमान दाब पर निर्भर करेगा कि किस गति से हो रही है, तीव्र हो रही है, मंद हो रही है। ठीक है, इन अभिक्रियाओं के लिए साम्यावस्था का नियम लागू होता है। इसमें साम्यावस्था का नियम लागू होता है क्योंकि दोनों तरफ क्या होगी, चलती रहती है ये। अब देखिए, यहाँ से भी आप याद रख सकते हो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यहाँ से भी आपके किस प्रकार बन सकता है क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से असत्य कथन कथन है, इस प्रकार के कुछ प्रश्न बन सकता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया याद रखना दोनों दिशा में चलती है, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है केवल एक ही दिशा में होती है और समव्यवस्था की स्थिति में प्राप्त हो सकती है। कौन सी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और इसमें समव्यवस्था प्राप्त नहीं होती है। उत्पाद पुनः विकारकों में बदल सकते हैं, किसमें, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, और उत्पाद स्थायी रूप में बने रहते हैं, तो किसमें, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में। बाहरी कारकों जैसे तापमान है, दाब है, से प्रभावित होती है ये, कौन सी, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बाहरी कारकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें। जब अभिक्रिया एक बार हो गई तो हो गई, उत्पाद एक बार अभिकारक से बन गए तो बन गए, किसमें, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में दोबारा इसका कोई प्रोसेस नहीं होने वाला है, तो ये याद रखना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है ऑक्सीकरण, जिसको उपचयन भी कहते हैं और अपचयन है। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या होती है, चार तीन तीन लाइन लिख रखी है, इनको आप अच्छी तरह से रट लेना। अगर आपसे पूछेगा तो यहीं से भी प्रश्न बनेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसमें होता क्या, देखो, ऑक्सीजन का जुड़ना, याद रखना ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन का हटना क्या है, ऑक्सीकरण है। और इलेक्ट्रॉनों का नुकसान यानी कि इलेक्ट्रॉनों का त्यागना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तीन बातें हैं, तीनों बातों को अच्छी तरह से लो। अपचयन क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन हट रही है कहीं से, आप क्या कहोगे कि अपचयन हो रहा है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी अभिक्रिया चल रही है कोई, उसमें हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो आप बोलोगे कि उस पदार्थ का क्या हो गया, अपचयन हो गया। और इलेक्ट्रॉनों का लाभ, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन होता है। ये तीन तीन बातें हैं, इनको अच्छी तरह से रट लेना। यहाँ से देखो आगे नेक्स्ट देखो, इसमें किस प्रकार के इसमें प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ से आ जाएगा इसमें कि ऑक्सीजन का जुड़ना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन का हटना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है। और इलेक्ट्रॉनों का खोना, इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होना, इलेक्ट्रॉनों की कमी होना, तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगी। और इसकी तुलना में हाइड्रोजन का जुड़ना किस प्रकार की क्रिया है, अपचयन है। और ऑक्सीजन का हटना किस प्रकार की क्रिया है, अपचयन है। और इलेक्ट्रॉनों का लाभ प्राप्त करना यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना किस प्रकार की अभिक्रिया है, या इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी होना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। तीनों को याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है, अब देखिए, ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर जब ऑक्सीजन जुड़ती है और अलग होती है तो ऑक्सीकरण और अपचयन किस प्रकार होगा। देखो, ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे देखो, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो ये किस प्रकार की क्रिया होगी, ये होगी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। जहां मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आयरन का जंग लगना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक मंद अभिक्रिया भी है और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है भी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। आयरन पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, आपसे पूछ ले कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। आयरन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जंग का निर्माण करते हैं। कॉपर में ऑक्सीजन के योग से कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत बन जाती है। तो इस ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। कॉपर के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो कॉपर क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है, कॉपर ऑक्साइड सेकंड का निर्माण होता है यहाँ से। तो इस पर एक काली परत बन जाती है, याद रखना।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा। ऑक्सीजन अगर निकल रही है तो क्या होगा, अपचयन हो जाएगा। देखो मरकरी ऑक्साइड है, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल रही है, तो क्या हो गया इसका, मरकरी ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो क्या होगी, अपचयन की अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया में ऐसी पोटेशियम क्लोराइड का क्या हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड में तथा प्रक्रिया ऑक्साइड का HG में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखो हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर, हाइड्रोजन का जुड़ेगा, इनका वियोजन होगा, इसके आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। देखो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन निकल रही है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो H2S है, ये हो गया, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर H2S H2O बना, हाइड्रोजन क्या होगी, निकल रही है। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या बन गया, ये जल का निर्माण हो गया और यहाँ पर सल्फाइड बन गया। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में सल्फर में और एथेनॉल क्या हो रहा है, एथेनॉल में ऑक्सीकृत हो रहा है। ये एथेनॉल है, तो एथेनॉल में क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस से निकल गई। तो ये क्या होगी, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, क्या होगा, अपचयन होगी। जिसमें हाइड्रोजन है क्लोराइड के साथ मिला तो क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। और एथेन है, एथेन का हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया तो सॉरी, ये एथीन है, एथेन से क्रिया किया हाइड्रोजन का तो क्या बन गया, एथेन का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ये होगी हाइड्रोजन जुड़ना क्या हो गया, अपचयन हो गया। केवल आपको क्या करना है, इनकी डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन के आधार पर ही प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए विद्युत धनी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर, विद्युत धनी तत्व है उनका निष्कासन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। ठीक है, निष्कासन हो रहा है तो क्या बनेगा, ऑक्सीकरण बनेगा और इसमें तत्वों का योग होगा, विद्युत धनी तत्वों का योग होगा, इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, अपचयन का निर्माण होगा। यहाँ से देखो पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, यहाँ पर क्लोराइड जुड़ा तो पोटेशियम क्लोराइड बन गया और आयोडीन निकल गया यहाँ से। ठीक है, आयोडीन की यहाँ पर दो आयोडीन है, यहाँ पर दो आयोडीन है, तो इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ये क्या बन गया, विद्युत धनी बन गया, I2 के रूप में विद्युत धनी बन जाता है। तो ये क्या हो गया, विद्युत धनी तत्व का क्या हो गया, निष्कासन हो गया, यहाँ से I2 का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। तो इसका क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है, आयोडीन I2 में तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, धनी विद्युत तत्व का निष्कासन होना, ये भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। या याद रखोगे आप, विद्युत धनी तत्वों का योग हो रहा है तो अपचयन होगा। ठीक है, मैग्नीशियम विद्युत धनी तत्व यहाँ से इसका योग हुआ किसके साथ, क्लोरीन के साथ योग हुआ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। यहाँ से क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयन हो जाता है। ठीक है, याद रखना विद्युत धनी तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जो अपने बाहरी इलेक्ट्रॉनों को आसानी से छोड़कर धनात्मक आयन बनाते हैं। ठीक है, आसानी से क्या करेंगे, धनात्मक आयन बना लेंगे। जैसे आयोडीन है, दो आयोडीन थी यहाँ पर, तो दो इलेक्ट्रॉनों को इसने ग्रहण किया तो क्या बन गया, यहाँ पर आयोडीन धनायन के रूप में आ गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है विद्युत ऋणी तत्वों के योग व संयोजन के आधार पर, वे अभिक्रिया जिनमें पदार्थ ऋण विद्युत तत्वों का संयोग होता है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और वहां पर पिछले क्या हो रहा था, धन विद्युत तत्व का निष्कासन हो रहा था। अगर धन विद्युत तत्व है उनका निष्कासन हो रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऋण विद्युत तत्वों का संयोग हो रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ कुछ याद रखना इनको। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, तुरंत क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया तो क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया इसका। या मैग्नीशियम का अधिक विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन के साथ संयोग के कारण क्या बन गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। वे अभिक्रिया जिनमें पदार्थ से ऋण विद्युत तत्व निकलता है, जैसे आयरन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्रिया हुई,
तो क्या बन गया यहाँ पर, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो गया। इसमें क्या हुआ, तो आयरन क्लोराइड का अधिक ऋण विद्युत तत्व क्लोरीन के निकलने के कारण क्या बन गया, यहाँ पर आयरन क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक क्या बन गया यहाँ से, क्लोरीन अधिक ऋण विद्युत तत्व निकल गया, तो इसकी वजह से इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया यहाँ से। ठीक है, केवल आप क्या करो, इन लाइनों को याद कर लो। वैसे ऋण विद्युत तत्व के संयोग होता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऋण विद्युत तत्व का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। एग्जाम्पल याद करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो इसके आधार पर क्या होगा, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व है, परमाणु है, आयन है, अणु है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहे हैं तो क्या होता है, हमेशा ऑक्सीकरण होगा, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में उसके पास आएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसका अपचयन हो जाएगा। देखो अगर आपसे ये पूछ ले कि सोडियम था, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, Na+ बन गया इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। आयरन था, Fe+2 के रूप में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो ये धनात्मकता में इसको ग्रहण कर ली इसने, तो क्या हो गया, ये इसका ऑक्सीकरण हो गया। क्लोराइड था, क्लोराइड ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो ये धनात्मक बन गया ना यहाँ पर। एक ये यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि धनात्मक की कंडीशन में आ गया। तो पिछले अपने पढ़ा था, धनात्मक की कंडीशन विद्युत धनी हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण त्याग रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का मतलब ये हो गया वो विद्युत धनी हो रहा है। यहाँ से आप इस प्रकार भी समझ सकते हो, तो पिछले अपने पढ़ा था, अगर विद्युत धनी तत्व हो रहा है तो वहां पर उसका ऑक्सीकरण हो रहा था। अगर इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, त्यागने का मतलब दूसरा अर्थ यही होता है कि वो तत्व क्या रहा है, विद्युत धनी की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाता है, और आयरन क्या करता है, आयन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है, फेरिक आयन बनाता है। और क्लोराइड क्या करा, आयन त्याग कर उदासीन परमाणु ऑक्सीकृत हो जाता है, उदासीन परमाणु क्रम में यानी क्लोरीन गैस के रूप में बन जाता है ये। ऑक्सीकरण में धनात्मक धनायन पर आवेश बढ़ता है और ऋणायन पर आवेश कमी आती है, याद रखना। धनायन होगा उस पर आवेश बढ़ेगा, और ऋणायन होगा उसका कमी होगी। ये धनायन था, यहाँ पर धनायन से 2 थे, यहाँ पर 2 आयन थे, यहाँ पर 3 हो गए, आवेश बढ़ गया। और यहाँ पर ऋणायन था, ऋणायन से यहाँ पर आवेश उठ गया, यहाँ पर आवेश में क्या होगी, कमी होगी यहाँ पर। इस प्रकार देखो, ये धनायन था पहले, धनायन और ज्यादा धनायन हो गया ये। ठीक है, प्रकार ऐसी अभिक्रिया जिनमें तत्व है, परमाणु है, आयन है या अणु है, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। जैसे क्लोरीन थी, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराया तो क्लोर, ठीक है, क्लोराइड एक आयन आयन के रूप में बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो ये क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया यहाँ से। मैग्नीशियम ऑक्साइड था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो यहाँ पर 2 आयन के रूप में आ गया इसके। मैग्नीशियम था, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो मैग्नीशियम के रूप में आ गया सीधा ये। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को जहां भी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो ऑक्सीकरण होगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें ऋणायन पर आवेश बढ़ता है और धनायन पर आवेश कमी होती है। इसमें 2 लाइन है ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, केवल एक लाइन आप अच्छी तरह से रट लेना और उसकी दूसरी लाइन इसके अपोजिट हो जाएगी। अगर अपचयन के बारे में याद कर रहे हो तो अपचयन में क्या होता है, ऋणायन होता है, आवेश बढ़ता है, और धनायन पर आवेश में कमी होती है। जैसे ऋणायन है, इसमें एक आवेश था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो जाहिर सी बात है आवेश की मात्रा बढ़ेगी। और अगर प्लस के रूप में है, धनायन के रूप में है, उसने अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो उसमें आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है, अब देखिए इनके अंतर आप अच्छी तरह से याद कर लेना। अपचयन और ऑक्सीकरण या जिसको उपचयन बोलते हैं के बीच में अंतर क्या होता है, इस पूरी सारणी को अच्छी तरह से घोट लेना, ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखो, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि उसका अपचयन हो रहा है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का हटना क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। या ऑक्सीजन के व्यवहार के रूप में अगर बात करें, क्या बोलेंगे इसको, देखो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन होता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा, अपचयन होगा, और हाइड्रोजन का हटना क्या होगा,
ऑक्सीकरण होगा। या आपने बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का अर्जन, अगर इलेक्ट्रॉन अगर अर्जन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का अर्जन करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना ही हो गया एक तरफ से, क्या हो गया, अपचयन हो गया। इलेक्ट्रॉनों का अगर नुकसान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, तो क्या इसका मतलब हो गया ऑक्सीकरण हो गया। कि उदाहरण के लिए अगर बात करें, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया, हाइड्रोजन ये जल का निर्माण हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, अपचयन हो गया हाइड्रोजन का जुड़ना। यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीकरण हो गया। कॉपर ऑक्साइड से एक ऑक्सीजन हटता है और मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ता है। दो उदाहरण देखो, क्लोरीन थी, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो यहाँ पर क्लोरीन पर क्या हो गया, आयन के रूप में आ गया, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो इसके इलेक्ट्रॉन अर्जन कर लिए, तो इसका अपचयन हो गया। यहाँ पर आयरन था, इसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग गया, तो धनात्मक धनायन के रूप में इसमें आयन के रूप में बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या, इसका ऑक्सीकरण हो गया। पदार्थ का प्रभाव देखो, पदार्थ का अपचयन होता है जिसमें उसका ऑक्सीकरण संख्या घटती है, ये लाइन याद रखना आप है, मोस्ट याद रखना। ऑक्सीजन पदार्थ का अपचयन होता है तो इसमें उसका ऑक्सीकरण संख्या घटती है, याद रखना। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का दाता या ग्राहक के रूप में बात करें, अपचयन करने वाला पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का ग्राहक होता है और ऑक्सीकरण करने वाला पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का दाता होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, करने वाला होता है, इलेक्ट्रॉनों को लेने वाला होता है। नेक्स्ट देखिए, हार्नी का स्क्रीन शॉट ले लेना, आप लिख भी लेना साथ में, बहुत काम आने वाली है। अब देखिए रोडेक्स अभिक्रिया क्या होगी, यहाँ से प्रश्न मोस्टली बनते हैं आपके, रोडेक्स अभिक्रिया क्या होती है। फिर देखिए, एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रोडोक्स अभिक्रिया कहेंगे। इन दोनों प्रक्रियाओं का एक साथ होना अनिवार्य है, क्योंकि एक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को खोता है, ऑक्सीकरण होता है, और दूसरे पदार्थ इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, यानी कि उसका अपचयन होता है, एक साथ दोनों संपन्न होती है। पहली बात तो आप नंबर एक तो यहाँ से याद रखना, डेफिनेशन से प्रश्न बन सकता है। सेकंड आप याद रखोगे, सेकंड आप याद रखोगे, रिडक्स अभिक्रियाओं की विशेषता देखो क्या होती है, परस्पर पूरक होती है। ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के पूरक होगी, ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के बिना संभव नहीं है, दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के समांतर चलेगी। ये इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण देखो, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है और अपचयन में अपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनों का अर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। संयोजकता की अगर बात करें, रिडक्स अभिक्रिया में तत्वों की संयोजकता बदल जाती है, और संतुलन की बात करें, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमेशा संतुलित होता है, जितने इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ होता है उतने ही दूसरे पदार्थ द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इसमें यानी तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, परमाणुओं की संख्या होगी, अगर बात करें वो सेम ही बने रहेंगे। अपचयन हो रहे हैं तो उपचयन हो रहे हैं, एक में कमी हो रही है तो दूसरे में बढ़ जाएंगे, यानी कि इसका अगर इस प्रकार बोले, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर दोनों तरफ, उत्पाद की तरफ या फिर अभिकार की तरफ, दोनों का जो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करेगा, दोनों का द्रव्यमान सेम ही रहने वाला है। देखो इसमें, अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपके इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार की आपको एक अभिक्रिया मिलेगी, आपसे पूछेगा निम्न में से किन किन तत्वों का ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, तो आप कैसे याद करोगे, रखोगे यहाँ से, अभिक्रिया आपके पास होगी, जिंक था, जिंक यहाँ पर Zn4 में चेंज हो गया, ठीक है। कॉपर था, कॉपर यहाँ पर Cu+ में चेंज हो, Cu में चला गया, ठीक है। अब देखो इनको अगर अलग करें, अपने अलग लिखें, ये Zn आयन के रूप में Zn+2 के रूप में होता है Zn, और Cu क्या होता है, कॉपर भी आयन के रूप में, और ये क्या होता है SO4 आयन के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ से देखो क्या होता है, Zn था, Zn ने किसके साथ किया, इसके साथ किया, इसका इसका प्रभाव क्या होगा, खत्म हो गया, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉनों को इसने क्या किया, निष्कासन कर दिया यहाँ से, जिंक ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करने के बाद इसके साथ ये सम्मिलित हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है,
परंतु यहाँ पर कॉपर में क्या था, कॉपर में अगर स्वतंत्र रूप में लिखे Cu+ रूप में था और SO4 माइनस के में था, तो कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद ये कॉपर स्वतंत्र रूप से के रूप में आएगा, कॉपर के रूप में आएगा ये। इसका मतलब ये हो गया, जिंक था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, निष्कासन हो गए, तो जिंक सल्फेट बना लिया इसने। और कॉपर सल्फेट था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद किस में चेंज हो गया, कॉपर में चेंज हो गया यहाँ से। इसका मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, जिंक का क्या हो गया यहाँ से, जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो गया, और कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो गया। यहाँ से देखो, जिंक का जिंक सल्फेट में परिवर्तित होना क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। जनन जनन +2 के रूप में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग दिए। और कॉपर सल्फेट, कॉपर था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो कॉपर के रूप में आ गया। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन होता है, और इलेक्ट्रॉनों का त्यागना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये अपने पढ़ा था, यहाँ से आ गया ना काम ये। इस प्रकार जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है यहाँ। इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रखने होंगे। सेकंड देखो, सोडियम और क्लोराइन की अभिक्रिया है, इसमें क्या हो रहा है, सोडियम था, सोडियम किस में चेंज हो गया, यहाँ से सोडियम क्लोराइड में चेंज हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित कर दिया। ठीक है, ऑक्सीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, यहाँ से देखो, सोडियम था 2Na+ रूप में, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद ये किस में चेंज हो गया, क्लोराइड में चेंज, सोडियम क्लोराइड में चेंज हो गया। और अपचयन था, क्लोरीन गैस के रूप में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, तो ये क्लोराइड के रूप में आ गया यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका क्या, क्लोरीन का क्या होगा, इसका अपचयन हो गया, और सोडियम का क्या हो गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों को निष्कासन कर रहा है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया यहाँ से। इस अभिक्रिया में सोडियम जिसका ऑक्सीकरण होता है, अपचायक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह क्रिया करने वाला प्रत्येक तत्व को इलेक्ट्रॉन देकर अपचयन में सहायता करते हैं। और क्लोरीन है, अपचेत हो रहा है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से याद रखना, इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है, जिसका अपचयन होगा, ठीक है, जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा, और जिसका उपचयन हो रहा है वो क्या करेगा, अपचायक रूप में कार्य करेगा, या ऑक्सीकरण बोलते हैं जिसको, अपचायक रूप में काम करता है। तो ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक के रूप में काम करेगा, और जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक के रूप में काम। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीकारक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। ऑक्सीकारक यानी कि जिसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यहाँ से जिसका अपचयन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। अपचायक का क्या होगा, जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा, अपचायक होगा। इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन देगा, त्यागेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण संख्या में कमी आएगी जिसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी जिसका अपचयन होगा, याद रखना इनको। अब देखिए दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव क्या रहते हैं, दैनिक जीवन में अपने क्या काम आते हैं इनका ऑक्सीकरण में। देखो जैसे देखो, संक्षारण है एक उपचयन अभिक्रिया। यहाँ से प्रथम तो आपको ये रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि संक्षारण है ये निम्न में से किस प्रकार की क्रिया है। तो सर्वप्रथम आप याद रखना, एक ये उपचयन अभिक्रिया है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, धातुओं पर संक्षारण का प्रभाव, अनेक धातुओं की सतह वायु तथा जल से प्रभावित होती है। जैसे आयरन है, जब लोहे को आर्द्र वायु में छोड़ा जाता है तो उसकी सतह पर हाइड्रेट आयरन, ठीक है, Fe2O3 की परत बन जाती है जिसे जंग कहते हैं। तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, और कुछ इसके अंदर जल के अणु होते हैं, ये होता है जंग का फॉर्मूला। कॉपर है, आर्द्र वायु में कॉपर की सतह पर हरे रंग का बेसिक कॉपर कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, याद रखना। आप यहाँ से याद क्या रखोगे, कॉपर को खुला छोड़ने पर निम्न में से क्या बनता है, तो कॉपर कार्बोनेट का निर्माण होगा। अब में पर इसमें क्या होगा, हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट का निर्माण बन जाएगा। ठीक है, हरे रंग की परत बन जाएगी कॉपर पर अगर खुला छोड़ दिया जाए तो। और जंग क्या होता है, एक भूरी रंग की परत होती है, भूरी रंग की परत बन जाती है जंग पर, तो लोहे की जो भी वस्तु होती है। अब देखिए चांदी अगर का संक्षारण किस प्रकार होता है, चांदी हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करती है।
H2O से हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करेगी करके काले रंग की सिल्वर सल्फाइड Ag2S का निर्माण करती है। ठीक है, क्योंकि जब चांदी को खुला छोड़ती हैं तो ये क्या करेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करेगी, याद रखना। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जब चांदी को खुला छोड़ दिया जाए तो निम्न में इसके साथ क्रिया करके ये काले रंग की हो जाएगी, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करके काले रंग की पड़ जाती है, तो क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेती है ये, जो कि काले रंग की पर एक परत बन जाती है। अब देखिए एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम पर ऑक्सीकरण से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाएगी यहाँ से। इसका जब ऑक्सीकरण होगा Al2O3 की परत बन जाती है, जो उसे O अधिक क्षति से बचाती है। एल्यूमिनियम होता है, उसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो इसकी परत बन जाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उस पर परत बन जाती है, जो उसको और ज्यादा संक्षारण होने से बचाने का कार्य करेगा केवल एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम को वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की एक पतली परत का आवरण हो जाती है। यह रक्षक परत अपने नीचे स्थित धातु को और अधिक क्षति होने से रोकती है। अतः एल्यूमिनियम धातु से बनी वस्तुएं संक्षारित नहीं होती है। याद रखना, एल्यूमिनियम से जो भी वस्तु बनी हो वो उनका संक्षारण नहीं होता है। एल्यूमिनियम से अपने घर में देखते हैं ना, बाल्टी वगैरह होती है, जिससे अपने नॉर्मली नाम जो बाल्टियों क्या लेते हैं, हालांकि एल्यूमिनियम की बनी होती है, बोलते हैं सिल्वर वाली बाल्टी, सिल्वर की बाल्टी। ये हालांकि सिल्वर चांदी होता है, परंतु अपने बोलते हैं सिल्वर की बाल्टी लेके आओ भाई, सिल्वर की बाल्टी। वास्तव में वो किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है। वो कभी भी खराब नहीं होती है, हालांकि वो टूट जाती है जरूर होती है। ये अपने घरों में यूज करते हैं, बट्ठल वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, कभी भी खराब नहीं होते। हालांकि वो टूट फूट जाते हैं, खराब कभी भी नहीं होते। इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इसमें परत बन जाती है, वो उसको संक्षारण का कार्य करती है, कभी भी खराब नहीं होने देती है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, संक्षारण को रोकने के उपाय क्या है। अगर इनको रोके तो कैसे रोको, देखो तेलीकरण है, ग्रीसीकरण है, यस्ट लेपन विधि है। यस्ट लेपन क्या होता है, कोई भी धातु पर जिंक की परत चढ़ा देती है, जिंक की परत चढ़ा दो, उसमें क्या होगा, तो यस्ट लेपन विधि बोलते हैं, इसका संक्षारण नहीं होगा। और पेंट का उपयोग करते हैं, जैसे लोहे के जितने भी अपने दरवाजे वगैरह होते हैं उस पर पेंट रख करते हैं, ताकि उसका संक्षारण ना हो, वो खराब ना हो। या उस पर ग्रीस लगाते हैं, या उस पर तेलीकरण करते हैं, इस प्रकार की क्रिया होती है। केरविलाइजेशन देखो, लोहे के पाइप पर जिंक की परत लगाकर लगाना। लोहे की पाइप है, उस पर अगर जिंक की परत चढ़ा दे तो वो कभी भी खराब नहीं होगी, तो क्या बोलते हैं, गेल्वेलाइजेशन बोलते हैं, यस्ट लेपन विधि। साल्ट वाटर के प्रभाव देखो, नमकीन पानी में संक्षारण तेज होता है, याद रखना। जहाँ पे नमकीन पानी होता है, जैसे अपने मोस्टली अपने देखा होगा, वाहन को जब नमकीन वाले पानी से धोते हैं तो क्या हो जाता है, वो जल्दी खराब होते हैं। ठीक है, याद रखना, जहाँ भी कुएं का पानी वगैरह होता है, जहाँ पर नमक की मात्रा आपको लग रहा है कि नमक की मात्रा है, तो कभी भी अपने वाहनों को नहीं धोना चाहिए, अन्यथा वाहन क्या होंगे, जल्दी से खराब हो जाएंगे वो। ठीक है, इन चीजों को आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विकृत गंधिता क्या होती है, खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण क्या होता है। वायु वसा युक्त और तेलीय पदार्थ लंबे समय तक रखे जाने पर ऑक्सीकरण के कारण ये खराब हो जाते हैं। बहुत से आकर बाजार में वसा युक्त पदार्थ मिल रहे हैं, क्योंकि अगर निकाला तो वो महीनों तक बाजार में पड़ा रहता है, परंतु उनको खराब ना हो इसके लिए कुछ इसके अंदर डाला जाता है। देखो क्या होता है, भाई देखो क्या होता है, खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं इसके अंदर। वायुरोधी पैकिंग और नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। बहुत सी ऐसी पैकिंग आती है वायुरोधी होती है, यानी कि पैकिंग एकदम सील युक्त होती है, वो कभी भी वायु के संपर्क में नहीं आते हैं, और इसके अंदर गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, इसकी वजह से वो खराब नहीं होते हैं। जैसे चिप्स के पैकेट है, ऑक्सीजन हटाकर क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसकी वजह से वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। चिप्स आपने कभी खाए होंगे, चिप्स खाते होंगे, आपसे पूछ ले कि चिप्स वाली थैली में कौन सी गैस होती है, तो आप क्या बोलोगे कि नाइट्रोजन होती है। ठीक है, याद रखना आज से कि नाइट्रोजन गैस से होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन भर दी जाती है, ताकि चिप्स जो है खराब ना हो, क्योंकि वस्तु जो होती है, खाद्य पदार्थ होती है, ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे आएगी जल्दी से खराब हो जाती है। तो इसके उपचार के लिए अपने जैसे घरों में अचार वगैरह उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, सिरका मिलाते हैं, ठीक है, एस्टिगेस्ट मिलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये खाद्य परीक्षक है। प्रभाव देखो, कवक और बैक्टीरिया क्या करते हैं कि विकास को रोकने के लिए खाद्य परीक्षक मिलाए जाते हैं।
उदाहरण के लिए जैसे नमक है, एल्कोहल है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, ये अपने मिलाते हैं ताकि वो क्या होते हैं, खराब नहीं होते हैं। इस प्रकार के जीवाणु है, कवक है, इस प्रकार उसमें पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, ये होगी विकृत गंधिता। एक देखिए कपड़ों का रंग उड़ना। आपने कभी धूप में कपड़े सुखाए होंगे, कपड़े को धीरे धीरे क्या होता है, रंग उड़ता जाता है। क्यों होता है इसका, देखो सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीकरण के कारण कपड़ों और रंगों का रंग फीका पड़ जाता है, क्योंकि कपड़ों में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है वहां से, इसकी वजह से कपड़ों का रंग क्या होगा, फीका पड़ जाएगा। उदाहरण देखो, धूप में रखे कपड़ों को हल्का हो जाना, इसे रोकने के लिए अल्ट्रावायलेट प्रतिरोधक कोटिंग का उपयोग किया जाता है। ये तो नहीं करवा सकते, अल्ट्रावायलेट प्रतिरोधक कोटिंग का उपयोग करते हैं कपड़ों पर, ताकि धूप का असर कपड़ों पर न पड़े, उसका रंग फीका वगैरह ना हो। भोजन का खराब होना, देखो भोजन में उपस्थित वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होने पर वे खराब हो जाते हैं। जैसे तेल में बासी गंध आना है, इसे रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट जो आपने पढ़ा था का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिससे कि विटामिन सी है, विटामिन ई है, इस प्रकार के तत्व बाजार में मिलते हैं, जो खाद्य पदार्थ में डालने पर वो कभी भी खराब नहीं होते, एक लंबे समय तक चलते रहते हैं। प्राकृतिक घटनाएं की बात करें, जैसे मृत पत्तियां और जीवों का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, ह्यूमस बनेगा। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो पेड़ों की पत्तियां हैं, ठीक है, जब जीवों को ऑक्सीजन होता है तो क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, जो कि एक खाद के रूप में अपने यूज करते हैं। मिट्टी में परिवर्तन, देखो ऑक्सीकरण के कारण खनिजों के गुण बदल जाते हैं। ऑक्सीकरण होगा तो खनिज होंगे, जहाँ से उगाएंगे अपने मिट्टी के अम्लता में, अम्लीय हो जाएगी या क्षारीय हो जाएगी, वहाँ से उनके गुण भी बदल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में अपने योग था। तो अपना चैप्टर है ऑक्सीकरण और अपचयन वगैरह, ये कंप्लीट हो गया है, पूरा पूरा करवा दिया है। और नेक्स्ट इसके क्वेश्चन धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। कम से कम 100 प्रश्नों के एक सीरीज लेके आएंगे। जितने भी प्रश्न बनेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वही कुछ शामिल होंगे इसके अंदर कि करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में कमेंट जरूर किया करो कि वीडियो आपको किस प्रकार लग रहे हैं। लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।